हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक हमारे चैनल पे। आपने लास्ट वीडियो सिविक्स का देख ही लिया होगा। तो हिस्ट्री का चैप्टर 1 से हम लोग ने क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ है। तो हिस्ट्री के वीडियोस अब आज से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सारे एमसीक्यूज हैं और इस तरीके से बनाए गए हैं ताकि आपका नोट्स का भी काम करेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि कैसे एग्जाम में एमसीक्यू पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज़ को लर्न कर लेते हैं तो आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। वाई वॉज द वॉर ऑफ 1857 नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस? तो 1857 के वॉर को फर्स्ट वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस क्यों कहते हैं? पहला है, पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट ऑफ इंडियन कम टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम। People of the different communities of India come together for the first time. People for the different region of the India come together at the first time. तो यहाँ पे हमारे पास 3 अलग अलग ऑप्शन है। तो इसमें हमारा पूरा ही आंसर सही है, मतलब आंसर नंबर 4 हमारा सही आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि 1857 में यही देखा गया था कि अलग अलग कास्ट, कम्युनिटीज़ और अलग अलग रिलीजन के लोग सब के सब ब्रिटिशर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और वो सब सामने आके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉर किया था। इसी को हम लोग रिवॉल्ट ऑफ 1857 कहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर रिवॉल्ट है अभी तक। जो भी आज़ादी की लड़ाई हुई है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर लड़ाई इसको माना जाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं नेक्स्ट। डैश पॉलिसी वॉज यूज्ड बाय लॉर्ड डलहौजी फॉर द एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया? तो कौन सी पॉलिसी थी जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यूज़ की जाती थी, जिसके वजह से ब्रिटिशर्स का जो एक एम्पायर है धीरे धीरे बढ़ रहा था? ठीक है, कैसे कैसे ब्रिटिश का कब्जा इंडिया में बढ़ाने के लिए कौन सी पॉलिसी लॉर्ड डलहौजी ने यूज़ की थी? तो इसका सही आंसर है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था कि कोई भी ऐसा किंगडम, राज्य, जहाँ पे राजा का कोई सन नहीं है, ठीक है, एडॉप्टेड सन को यहाँ पे एज अ नेचुरल सन नहीं माना जाता था, बायोलॉजिकल सन नहीं माना जाता था, और उसके पूरे राज्य को ब्रिटिश गवर्नमेंट ले लेती थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यही है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अभी आगे पढ़ेंगे तो और बढ़िया समझा देंगे आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट। डैश मीन दैट व्हेन अ रूलर इज डिपेंडेंट state dies without a natural heir, the governance of the state is passed on the English company। ये देखिए, यहाँ पे आपको समझाया जाएगा। तो इसका सही आंसर है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था कि जहाँ पे कोई स्टेट का राजा, मतलब कोई भी राज्य का राजा अगर मर जाता था और उसका कोई नेचुरल हेयर नहीं है, नेचुरल हेयर मतलब कोई उसका संतान नहीं है, कोई उसका बच्चा नहीं है, नेचुरल एडॉप्टेड सन को यहाँ पे कंसिडर नहीं करते थे। तो उस कंडीशन पे जो पूरा का पूरा उसका राज होता था वो ब्रिटिश कंपनी अपने अंदर में ले लेती थी। तो यही था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। व्हाट हैपन टू द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो 1857 के रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ मुग़ल एम्परर बहादुर शाह जफ़र का? तो पहला है, ही वॉज डिपोर्टेड टू रंगून एंड डाइड इन 1862। ही वॉज डिपोर्टेड टू कानपुर एंड डाइड इन 1860। ही वॉज डिपोर्टेड टू दिल्ली एंड डाइड इन 1861। ही वॉज डिपोर्टेड टू लखनऊ एंड डाइड इन 1863। तो सही आंसर आपका है पहला, he was deported to Rangoon and died in 1862। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश इज कॉल्ड इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? तो किसे बोलते हैं इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को? तो इसको हम सही आंसर हमारा है रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, 47 में कंफ्यूज मत होइएगा। और इसका दूसरा नाम सिपॉय म्यूटिनी भी है। तो कभी कभी एग्ज़ाम में सिपॉय म्यूटिनी, जो फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हो, ये भी लिख के दे देता है। और ये रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है,
अब आते हैं नेक्स्ट। हु वॉज द फर्स्ट हु वर द फर्स्ट टू रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश? कौन थे जो रिवॉल्ट स्टार्ट करने में, मतलब जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 आप देख रहे हो, बहुत बड़ा रिवॉल्ट था, तो किसने इसको स्टार्ट किया था, मतलब बहुत ही पॉपुलर जो हुआ था, उसकी बात करेंगे। तो पहला आंसर है इसका द सिपॉयज ऑफ एट दमदम इन कलकत्ता। तो सिपॉयज का मतलब क्या हो गया? जो सिपाही, जो उस समय जो सिपाही जो ब्रिटिशर्स के अंडर में, ठीक है, इंडिया के सोल्जर्स जो थे, वो जो ब्रिटिश के अंडर में काम करते थे, उन्होंने इस रिवॉल्ट को स्टार्ट किया था, ठीक है, दमदम इन कलकत्ता में। तो कलकत्ता में एक जगह है जहाँ का नाम दमदम है, ये जगह का नाम है, वहाँ पे सोल्जर्स ने स्टार्ट किया था इस रिवॉल्ट को। नेक्स्ट है नेम द फेमस लीडर ऑफ द रिवॉल्ट 1857। तो कौन से फेमस लीडर हैं जो 1857 में बहुत फेमस हुए, मतलब उन्होंने रिवॉल्ट में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया, ठीक है, ब्रिटिशर्स की हालत ख़राब कर दी? तो सही आंसर है रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जिन्होंने रिवॉल्ट में बहुत कंट्रीब्यूट किया। नेक्स्ट आते हैं द एक्ट ऑफ डैश एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल एंड द गवर्नेंस ऑफ इंडिया वॉज ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्वीन। तो कौन सा एक्ट था, ठीक है, कि वो एंड हो गया और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश पे राज कर रही थी उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, उसका पूरा मतलब जो बागडोर था, मतलब जो पूरा संभालने का काम था, वो ब्रिटिश क्वीन को ट्रांसफ़र कर दिया गया। ट्रांसफ़र टू क्राउन वो उसको बोलते हैं। लेकिन देखिए, जब शुरू में जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म किया था, ठीक है, तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत को चलाती थी, ठीक है। तो ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद इस ईस्ट इंडिया कंपनी से वो पावर छीन ली गई और वो पावर ब्रिटिश क्वीन को दे दी गई, ठीक है ना। ब्रिटिश क्वीन तो भाई ऑलमोस्ट वही क्वीन विक्टोरिया हो गई जो पूरे इंग्लैंड पे राज करती थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी आप रहने दो, मैं अब देखूंगी सारा कुछ, ठीक है। तो इसका सही आंसर है कौन सा, कब हुआ था ये एक्ट? तो ये हुआ था 1858 में। 1857 में रिवॉल्ट हुआ, उसके एक साल बाद, मतलब रिवॉल्ट जब ख़त्म हुआ तब ये उसका एक आउटकम भी कह सकते हैं था। नेक्स्ट आते हैं हु वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया किसको रखा गया? तो सही आंसर है आपका इसमें लॉर्ड कैनिंग को। अब आते हैं नेक्स्ट पॉलिटिकल कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वर। क्या पॉलिटिकल कॉजेज हैं जिसके वजह से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, मतलब 1857 वाला? क्यों क्या था कॉजेज? पहला था द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन ऑफ किंगडम अंडर द प्रीफिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो पहला था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हर एक किंगडम को कब्जा कर रहे थे, उनके एडमिनिस्ट्रेशंस को कब्जा कर रहे थे कि हम आपका जो किंगडम और बेटर तरीके से चलाएंगे, ऐसे कर करके कब्जा कर रहे थे। पहला ये था। और दूसरा क्या था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो आप समझ ही गए कि जो भी जिसका भी नेचुरल हेयर नहीं होता था, जिनका कोई बच्चा नहीं होता था, तो उस कंडीशन पे उनका भी जो पूरा किंगडम हुआ करता था वो ब्रिटिशर्स ले लिया करते थे। तो ये दो कारण थे जिसके वजह से, जिसको हम पॉलिटिकल कॉजेज़ कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको पॉलिटिकल कॉज कहते हैं, ठीक है, कि ये दो पॉलिटिकल कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। तो ये कॉजेज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा एग्जाम में, क्योंकि पॉलिटिकल कॉजेज़, सोशियो कॉजेज़, ऐसे अलग अलग कॉजेज़ अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है व्हाट वाज द नाना साहेब ग्रीवेंसेस अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब नाना साहब को ब्रिटिशर्स क्यों परेशान करते थे, क्या उनके ग्रीवेंसेस थे, क्या उनकी प्रॉब्लम्स चल रही थी, क्या विवाद चल रहा था ब्रिटिशर्स के साथ? तो पहला है द ब्रिटिशर्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ द लास्ट पेशवर बाजीराव सेकेंड एंड द ब्रिटिश रिफ्यूज टू गिव हिम द पेंशन विच हिज फादर वॉज गेटिंग। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं
कि जो नाना साहेब हैं उनको वो अडॉप्टेड सन थे किसके, द लास्ट पेशावर बाजीराव सेकंड के, ठीक है। तो अडॉप्टेड सन होने के कारण उनको बाजीराव सेकंड का सन नहीं माना जाता था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू बाजीराव सेकंड का किंगडम लेने को तो वो तैयार ही थे ब्रिटिशर्स। और साथ ही साथ जो पहले पेंशन जो मिलता था, मतलब इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट करती क्या थी, किंगडम्स को उठा लेती थी और कहती थी कि आप जो राजा को हम पेंशन देंगे। तो वो कहे कि नहीं, बाजीराव सेकंड को जब तक वो ज़िंदा हैं उनको तो हम पेंशन देंगे, लेकिन जब वो मर जाएंगे तो नाना साहेब को हम पेंशन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि नाना साहेब उनके एडॉप्टेड सन हैं, ठीक है, उनके नेचुरल सन नहीं है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम आई, ठीक है, जो एक विवाद बन गया ब्रिटिशर्स और नाना साहेब के बीच में। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर द सोशल रिफॉर्म एडवोकेटेड बाय द ब्रिटिश विच अफेक्ट द रिलीजियस ट्रेडिशन टू द इंडियन पीपल। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, व्हाट वाज द सोशल रिफॉर्म। अब सोशल रिफॉर्म में ब्रिटिशर्स ने कैसा क्या कर दिया, ठीक है, कि जिसके वजह से इंडियन ट्रेडिशंस में चेंजेस आ गए, इफ़ेक्ट आया। अब पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसकी बात नहीं है, यहाँ पे बात क्या है कि इंडियन ट्रेडिशन को ब्रिटिशर्स ने क्या चेंज कर दिया, क्या रिफॉर्म्स किए, नए चेंजेस उसमें लेके आए। तो क्या रिफॉर्म्स लाया। तो पहला आंसर है एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा, सेकंड है विडो रिमैरिज। तो ये चीज़ दोनों का मतलब दोनों सही आंसर है। तो थर्ड आपका सही आंसर है, बोथ 1 और 2। ऐसा क्या था, क्योंकि सती प्रथा में क्या होता था कि अगर किसी का हस्बैंड मर गया तो उसके साथ साथ उस जो विडो जो वाइफ हुआ करती थी उसको भी साथ में जिंदा जला दिया जाता था इंडिया में। और साथ ही साथ कोई, अब जब वो जल गया, मान लो कोई लड़की बच गई, कोई जो वाइफ है वो बच गई, तो उसका रीमैरिज भी नहीं करने देते थे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने इन दोनों चीज़ को हटा दिया, एक एक्ट ले आए ये, ठीक है, कि सती प्रथा तो होगा ही नहीं, और फिर जो विडोज बचेंगी उसका रीमैरिज भी कराया जाएगा। तो ब्रिटिशर्स ने ये चेंजेस लाए थे इंडियन सोसाइटी में। तो इसको सोशल रिफॉर्म में बोलते हैं, सोशियो कॉजेस में बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी इंडियंस को बुरा लगा भाई, उनका जो ट्रेडिशन था, ठीक है भाई, इसको देख सुन के तो सही लग रहा है कि हाँ चलो अच्छा किया था, लेकिन उस टाइम इंडियंस को ये बुरा लगा कि ये हमारे इसमें क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन राजा राम मोहन रॉय का भी था, ठीक है। तो बाद में इसको अच्छा माना गया, लेकिन शुरू में इंडियंस को नहीं पसंद आया कि ये ब्रिटिशर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ। नेक्स्ट है, व्हाट आर द सोशल इविल्स दैट एग्जिस्टेड इन द इंडिया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी के समय कौन से सोशल इविल्स चल रहे थे इंडिया में। तो यही दो आंसर है आपका जो भी आपने पढ़ा, सती प्रथा और नो विडो रिमैरिज। सती प्रथा चल ही रहा था, हस्बैंड को वाइफ के संग जिंदा जला देते थे, अगर हस्बैंड डेथ हो गया तो उसी के चिता पे वाइफ को बैठा के जला दिया करते थे। और सेकंड, नो विडो रिमैरिज, कोई भी अगर वाइफ बच गई किसी कारण से तो उसका फिर से शादी नहीं करते थे। तो ये दो आंसर आपका सही है, पॉइंट नंबर 3 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, विच एक्ट वॉज पास बाय द ब्रिटिश टू स्टार्ट द विडो रिमैरिज। तो विडो रिमैरिज को स्टार्ट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन सा एक्ट पास किया था। भाई लॉ एंड ऑर्डर तो ब्रिटिश इंडिया में लेके आए थे, इनके कोर्ट्स हुआ करते थे, इनके लॉज हुआ करते थे, ठीक है। तो इन्होंने कौन सा एक्ट पास किया, कौन सा कानून बनाया। तो पहला ऑप्शन है विडो रिमैरिज एक्ट 1856। देखिए सारा कुछ 1857 के पहले हो रहा है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस में, बहुत ज़्यादा टफ नहीं याद करना है। 1857 के पहले सब कुछ हुआ था, तभी जाके सब गुस्सा होकर फिर लड़ाई किए थे, ठीक है। तो उसका सही आंसर है विडो रिमैरिज एक्ट 1856। अब आते नेक्स्ट, विच एक्ट पास बाय द ब्रिटिश टू स्टॉप द सती प्रथा सिस्टम। तो सती प्रथा सिस्टम को स्टॉप करने के लिए कौन सा एक्ट पास किया गया था। तो उस एक्ट का नाम था सती एक्ट
इन 1829, सती एक्ट 1829 में पास किया गया था। पहला पॉइंट सही पॉइंट है। ये सब एक्ट याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। वाई डिड द इंडियन craftsman and the artisan started resenting the British rule। इंडियन क्राफ्टमैन और इंडियन आर्टिशियन जो हुआ करते थे वो क्यों ब्रिटिश रूल के खिलाफ जाने लगे, तो समझते हैं क्या हुआ था ऐसा। थाउजेंड ऑफ वर्कर बिकम अनएम्प्लॉयड एज इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड विलेज इंडस्ट्रीज died out and the British annexes princely stated as the रॉयल पैटागोन। तो यहाँ पे दोनों ही आंसर सही है, थर्ड का आंसर होगा, फर्स्ट बोथ ए एंड बी। तो हुआ क्या था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो धीरे धीरे इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को, विलेज इंडस्ट्री को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे कि जो यहाँ से सामान बंद करके बाहर जाया करता था उसमें हैवी ड्यूटी लगा दिया करते थे, तो बाहर के देशों में कोई इंडिया का सामान नहीं खरीदता था। और यहाँ के जो रॉ मटेरियल हुआ करते थे ब्रिटिशर्स सस्ते में यहाँ पे ख़रीद के, ठीक है, फोर्सफुली सस्ते में ख़रीद के उससे खुद का जो कॉटन और टेक्सटाइल बना के ब्रिटिशर्स बेचा करते थे, ठीक है, अपना, और उसका फ़ायदा खुद लिया करते थे और उसमें अपना खुद का ब्रांडिंग करते थे। तो इससे होता क्या था कि अब इंडिया के प्रोडक्ट को कोई पसंद नहीं करता था और धीरे धीरे इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था और जो विलेज इंडस्ट्री था धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था, जिसके वजह से सब इंडियन हैंडीक्राफ्ट आर्टिशियन इनके खिलाफ हो रहे थे, ब्रिटिशर्स के। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट पास। तो जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट था क्या, पहले ये समझ लीजिए। ये एक ऐसा एक्ट था कि जो हमारे इंडियन सोल्जर हुआ करते थे उसमें कुछ मान्यताएं थीं कि इंडियन सोल्जर समुद्र पार करके कहीं पे काम करने नहीं जाएंगे, ठीक है। तो उनकी मान्यताओं को ख़त्म करने के लिए, कि उनको इधर उधर भेजने के लिए इंडिया से बाहर, तो ब्रिटिशर्स ने ये एक्ट पास किया ताकि इंडियन सोल्जर्स को इंग्लैंड और अलग अलग देशों में काम करने भेजा जा सके, ठीक है। तो इसका सही आंसर है कि ये कब पास हुआ था, ये भी 1856 में। देखिए 1857 का रिवॉल्ट था, उसके पहले इन्होंने पास किया था, मतलब सारा एक्ट वैक्ट ये पास सब 1856 में इन्होंने कर दिया था। 1856 मतलब 1857 के पहले ही, तभी तो रिवॉल्ट हुआ, ऐसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू डैश द एक्ट द सोल्जर कैन कुड बी सेंट ओवरसीज। तो इसका सही आंसर सेकेंड है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि यही एक एक्ट था, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। इंडियन सोल्जर्स को अब कंपलसरी हो गया था कि जहाँ पे भी चाहें इंडियन सोल्जर्स को भेजा जा सकता था काम करने के लिए ब्रिटिश के अंडर में, ठीक है ना। क्योंकि पहले इंडियन सोल्जर्स में कुछ ऐसे रिलीजियंस के लोग थे जिनकी मान्यता था कि वो इंडिया के बाहर काम करने नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये एक्ट पास करने के बाद उनको फोर्सफुली भेजा जाने लगा कि आप जाइए इंग्लैंड में भी सर्व करिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ के सोल्जर्स कम रेट पे मिल जाते थे, यहाँ पे बहुत कम पैसे दिए जाते थे, तो यहाँ के सोल्जर्स को इसीलिए यहाँ पे ट्रेन करके उनको भेज देते थे अपने इंग्लैंड में या फिर और भी जहाँ जहाँ पे ब्रिटिश का रूल था वहाँ भेज दिया करता था। अब आते हैं नेक्स्ट, स्टेट द इमीडिएट कॉजेज फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो क्या था इमीडिएट कॉज 1857 के रिवॉल्ट का, तुरंत रिवॉल्ट एकदम खतरनाक तरीके से स्टार्ट हो गया। तो पहला है द कार्टेज ऑफ विच वॉज ग्रीस विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग। इसमें क्या था, देखिए ब्रिटिशर्स एक नया गन लेके आए थे, राइफ़ल, और उस राइफ़ल में जो कार्टेज भरा जाता था, जो गोली भरी जाती थी, उसको उस गोली में वो लगा हुआ था फैट ऑफ काऊ और शिप, मतलब पिग का, काऊ का फैट लगा के उसको बनाया गया था, ठीक है। और उस गोली को भरने के लिए पहले उसको दांत से निकालना पड़ता था, फिर उसको छीलना पड़ता था, मतलब फिर उसको बंदूक में भरना पड़ता था। तो अब इंडिया में जो हिंदू और मुस्लिम थे दोनों ही इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे, काऊ और पिग के फैट को मुंह से वो टच नहीं करना चाहते थे, ठीक है।
तो ये एक इमीडिएट कॉज बना, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ने ही इसको रिफ्यूज़ किया। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आते हैं, गिव द रीजंस ऑफ टू इंडिकेट दैट द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द इंडिया स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। तो अब क्यों इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क माना गया इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में 1857 के रिवॉल्ट को? The revolt of 1857 was suppressed, but the spirit of freedom which has animated the revolt was not suppressed. The memory of revolt inspired the Indian to go ahead for their struggle for the freedom. तो इसका सही आंसर है आपका 1 and 2। इसमें बता क्या रहा है कि इसको लैंडमार्क इसलिए माना गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया गया था। ठीक है, और इसको सप्रेस करने के लिए भी ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था और बहुत ज़्यादा नुकसान इसमें ब्रिटिश का भी हुआ था। और जो इंडियंस थे वो इंस्पायर हुए थे कि हाँ, अगर हम रिवॉल्ट करते हैं, अगर हम इनके खिलाफ़ जाते हैं तो ये लोग हमारे देश को आज़ाद कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे इस रिवॉल्ट से। तो सही आंसर है आपका 1 and 2। नेक्स्ट आते हैं, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्रिएटेड अ सेंस ऑफ अलार्मिंग एमंग द रूलिंग क्लास ऑफ इंडियन। अब देखिए, इसमें आंसर आपका मैंने यहीं पे लिख दिया है, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पे डैश होना था, लाइक सतारा, झांसी एंड नागपुर बिकम द विक्टिम ऑफ दिस पॉलिसी। तो इसका सही आंसर होगा सतारा, झांसी, नागपुर। ये एक ऐसा लोकेशन था जहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था वो एप्लीकेबल हो गया था और बहुत लोग इसमें, इनका किंगडम चला गया था बहुत से राजाओं का। नेक्स्ट आते हैं, वाई द एनेक्सेशन ऑफ द अवध caused the resentment among the people. अवध was annexed on the ground of mismanagement. अवध में जो मैनेजमेंट था वो सही नहीं था। ठीक है, दूसरा है, नवाब वाहिद अली शाह ऑफ अवध was disposed and the अवध was annexed to the company dominance. और अवध को ऐसा देखा गया कि अवध में जो राजा थे, ठीक है, वो सही से मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो पूरा जो अवध था वो ब्रिटिश कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। उसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, लॉ दैट इंटरफेयर्ड विद द रीजनल कस्टम ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट, अब देखिए रिलीजियस कॉजेज़ क्या हैं, मतलब अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया जिसके वजह से लोगों को लगा कि अब ये हमारे रिलीजियस को भी हर्ट कर रहे हैं। तो क्या था, गवर्नमेंट ने इम्पोज किया टैक्स जो प्रॉपर्टी बिलोंग करती थी टेम्पल्स और मॉस्क्यू को, मतलब जहाँ जहाँ टेम्पल था और जहाँ जहाँ मॉस्क्यू था उस प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया। तो इंडियंस को बहुत बुरा लगा। और साथ ही साथ डलहौजी पास अ लॉ विच इंटाइटल अ पर्सन टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियन इनहेरिटेड इन हिज इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। अब ये क्या था कि दूसरा डलहौजी ने कन्वर्जन भी स्टार्ट करा दिया। ठीक है, लोगों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने लगे। तो ये दो चीज़ें जो थी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। भाई टैक्स से बचना है तो आ जाओ क्रिश्चियन में, ये सिचुएशन था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो इससे भी इंडियंस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। उसका सही आंसर है 3, बोथ 1 and 2। अब आते हैं नेक्स्ट, विद द रेफरेंस ऑफ द रिवॉल्ट 1857 द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वॉज। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कैसे करते थे ब्रिटिश, उसको देखते हैं। पहला है, द ब्रिटिश कंसिडर देम द रेशनली सुपीरियर टू द इंडियंस। पहला तो यही था कि अपने आप को रेशियल तरीके से बहुत अच्छा मानते थे ब्रिटिशर्स कि हाँ भाई हम तो सबसे सुपीरियर हैं। उसके बाद एजुकेटेड इंडियन वर नॉट गिवन द अपॉइंटमेंट टू द हायर पोस्ट। जो इंडियंस पढ़े लिखे थे उनको कभी भी हायर पोस्ट पे नहीं जाने देते थे, नहीं तो पावर उनके हाथ में आ जाएगी। तो इसीलिए ये भी एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ही था कि इंडियंस को हायर पोस्ट पे हम नहीं जाने देंगे। तीसरा क्या है, इन सिविल सर्विस दे कुड नॉट राइज टू द पोस्ट ऑफ सरदार और ईदी आमीन इन द मिलिट्री सर्विस टू द रैंक ऑफ सूबेदार। तो मतलब सिविल सर्विस की बात किया जाए तो सबसे हायर पोस्ट जो था वो सरदार था, उसके ऊपर कितना भी कोई एग्ज़ाम पास कर ले, कितना भी कोई अच्छा काम करे, उसको नहीं जाने देते थे ब्रिटिशर्स।
और साथ ही साथ मिलिट्री सर्विस में सूबेदार से ऊपर अपॉइंटमेंट नहीं होता था इंडियंस का, कितना भी अच्छा इंडियन सोल्जर कर लें उनको प्रमोट नहीं किया जाता था। तो ये सब था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो ब्रिटिश करते थे इंडियंस के साथ। तो बढ़िया से लर्न कर लीजिए ये सब, ठीक है। MCQs आपको समझ में आ ही रहा होगा, नोट्स भी देखिए आपका तैयार हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, with the reference of the British rule in India, mention the economic factor which become the causes of the first war of independence। तो देखते हैं कौन कौन से और इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या थे। अब देखिए इकोनॉमिक कॉजेज़ आ गया, रिलीजियस कॉजेज़ भी हम लोग ने पढ़ लिया, अब हम इकोनॉमिक कॉजेज़ पढ़ रहे हैं कि कैसे इकोनॉमिकली परेशान किया गया था इंडियंस को, जिसके वजह से 1857 का रिवॉल्ट और ख़तरनाक हो गया। द ब्रिटिश ट्रेडेड पॉलिसी इन इंडिया लीड टू रूइन द ट्रेड, इंडियन ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट। तो ये तो सिंपल सी बात है, जो भी इंडियन ट्रेड था, इंडियन ट्रेड सिस्टम को ब्रिटिश ने एकदम ख़राब कर दिया था, ठीक है। हायर टैक्सेस लगा के, जब हमारे यहाँ का जो गुड्स जब दूसरे देश में जाता था वो इतना महंगा हो जाता था कि लोग वहाँ पे ख़रीदना ही नहीं पसंद करते थे कि इतना महंगा सामान कौन खरीदेगा। ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया करते थे। अब देखिए इसमें लिखा भी है, हैवी ड्यूटीज़ वर इम्पोज ऑन द इंडियन टेक्सटाइल एंड द गुड्स इम्पोर्टेड टू द ब्रिटिश एंड द चीप मैन्युफैक्चरिंग गुड्स वर सोल्ड इन इंडिया। अब ये ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अब यहाँ से तो रॉ मटेरियल कम दाम या तो फ्री में लेके गए और वहाँ से गुड्स बना के सस्ते सस्ते गुड्स को बेच दिया करते थे। कहाँ पे, सारी कंट्रीज़ में, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी, ठीक है। और इंडिया के जो सामान जहाँ भी जाते थे उसको इतना महंगा कर दिया था कि लोग ख़रीदते नहीं थे। भाई वही रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स भी वही यूज़ कर रहे थे, वही रॉ मटेरियल इंडियंस भी यूज़ कर रहे थे, लेकिन इंडियन का गुड्स महंगा हुआ करता था, ब्रिटिशर्स का गुड्स सस्ता हुआ करता था। तो लोग सस्ता वाला ब्रिटिशर्स का गुड्स खरीदते थे, इंडियंस का गुड्स कोई ख़रीदता ही नहीं था। सिंपल सी बात है भाई, सस्ता सामान जो मिलेगा, अच्छा मिल रहा है तो लोग वही खरीदते थे। तो इससे धीरे धीरे इंडियन इंडस्ट्री जो थी वो ख़त्म होने लगी। इंडियन टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री लिविंग मैनी आर्टिशियन एम्प्लॉयड एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर अंडर जमींदारी सिस्टम। तो जितने भी हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में जो आर्टिशियन वर्क करते थे, ठीक है, वो सब अनएम्प्लॉयड हो गए क्योंकि धीरे धीरे इंडियन इंडस्ट्री बंद होने लगी। और साथ ही साथ जो ज़मींदारी सिस्टम को इन्होंने फिर लोग अपना ज़मीन रख के क्या बोलते हैं पैसे लेने लगे ज़मींदार से, और ज़मींदार तो एक्सप्लॉइट करते ही थे क्योंकि वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। तो धीरे धीरे इंडियंस बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। तो उसका सही आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव। और ज़मींदार्स को ये ब्रिटिशर्स बहुत सपोर्ट करते थे क्योंकि उससे एक्सप्लॉइटेशन करना बड़ा आसान हो जाता था ना। नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1857 रिवॉल्ट सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स टू द ब्रिटिश इंटरेस्ट। अब इसमें क्या बताया, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1857 आप बताइए इंडियन इकोनॉमी टू ब्रिटिश इंटरेस्ट कैसे ट्रांसफ़र हुआ। देखिए, आफ्टर द इंडियन रिवोल्यूशन द ब्रिटिश डेवलप्ड देयर ओन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इंडियन रिवोल्यूशन के बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपना खुद का टेक्सटाइल इंडस्ट्री बना लिया और इंडिया के रॉ मटेरियल्स यूज़ करने लगे, सस्ते में रॉ मटेरियल उठाने लगे। देखिए लिखा है, दे ब्रॉट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड फोर्स इंडियन टू बाय देम देयर प्रोडक्ट फ्रॉम द मील्स। और इंडियंस को भी फोर्स करने लगे, आप हमारे प्रोडक्ट यूज़ करिए, आप रॉ मटेरियल हमको दीजिए, आप मत बनाइए, आप खाली रॉ मटेरियल उगाइए, बनाइए, उसको खेती करिए, बाकी रॉ मटेरियल हम आपसे ख़रीद लेंगे। और ख़रीदते भी क्या थे, बहुत कम दाम में दिया करते थे और उसको हम बना के बेचेंगे। दे लीड टू द मोनोपोलिस्ट ऑफ द ट्रेड एंड द कॉमर्स एंड दे रूइन द इंडियन हैंडीक्राफ्ट। तो ये ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक तरीके से मोनोपोली क्रिएट करना चाहते थे ब्रिटिशर्स, ताकि खाली जो प्रोडक्ट है वो इनका ही बिके, ब्रिटिशर्स का ही बिके और किसी का प्रोडक्ट न बिके। तो एक मोनोपोली क्रिएट कर दिए और रॉ मटेरियल के नाम पे इंडियंस को बहुत कम पैसा दिया करते थे। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इंडिया में आ गया। तो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कॉज बाय द ग्रेट राइजिंग ऑफ 1887। अब क्या था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कैसे किया गया, ब्रिटिशर्स ने कैसे इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयट किया। तो सही आंसर है, द इकोनॉमिक ड्रेन फ्रॉम द इंडिया इंक्रीज ऑन द अकाउंट ऑफ द सैलरीज अलावेंस
given to the Secretary of the State of India. The military of the civil administration expenditure were paid from the revenue of the India. अब इसमें क्या बता रहा है कि इंडिया का जो वेल्थ था उसको धीरे धीरे ड्रेन करना शुरू कर दिया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे जितना भी इनके लोग काम किया करते थे ब्रिटिशर्स के, सबको इंडिया के अकाउंट से सैलरी देना, अलावेंस देना, साथ ही साथ जो भी इन सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस था सब इंडिया के अकाउंट से पे किया जाता था। नेक्स्ट है इंडिया वॉज टर्न ऑफ द कॉलोनियल इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रॉ मटेरियल, इंडिगो, कॉटन, स्पाइसेस एक्सेट्रा एंड इम्पोर्टिंग ऑफ द ब्रिटिश गुड। इंडिया को और ज़्यादा बुरा बना दिया गया क्योंकि जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स हुआ करते थे वो सब ब्रिटिश सस्ते दाम में ले लिया करते थे। जैसे इंडिगो हो गया, कॉटन हो गया, स्पाइसेस हो गया, जो जो इंडिया पहले बेच के पैसे कमाता था वो सारा कुछ इंडिया से वो छीन लिया करते थे कम प्राइस में या फिर फ्री में, और अपने गुड्स को इंपोर्ट करते थे इंडिया में और उसको सस्ते दामों में बेचा करते थे। द ब्रिटिश इन्वेस्टेड देयर कैपिटल इन द प्लेटिनम्स, जूट मिल्स, रेलवे, शिपिंग एक्सेट्रा एंड ड्रेन अवे द प्रॉफिट टू इंग्लैंड। यहाँ पे अलग अलग मिल्स में जो भी अपने कैपिटल को इन्वेस्ट किया करते थे और जो प्रॉफिट हुआ करता था वो इंग्लैंड लेके चले जाते थे। तो मतलब कोई भी पैसा जो भी इनको इंडिया से भी फ़ायदा होता था वो भी पैसा इंडिया में इन्वेस्ट ना करके वो सारा कुछ वो इंग्लैंड लेके चले जाते थे। तो इस वजह से बहुत बुरी तरीके से इंडिया की इकोनॉमी एक्सप्लॉइट हो गई। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हाउ द अनहैप्पीनेस ऑफ द इंडियन आर्टिशियन एंड द क्राफ्टमैन बिकम द फैक्टर ऑफ 1857 रिवॉल्ट। तो देखिए क्या हुआ था। The British rule deliberately crippled the Indian craft and art and craft by imposing heavy duties on the India's silk and the cotton textile in Britain। तो इंडिया के कॉटन और टेक्सटाइल जो ब्रिटेन में इंडिया बेचता था उस पर हैवी ड्यूटीज़ लगा दिया ताकि इतना महंगा हो जाए कोई ख़रीद ना सके। दूसरा क्या था, ब्रिटिश गुड्स वर इम्पोर्टेड इन इंडिया एज द नॉर्मल ड्यूटी। ब्रिटिश गुड इंडिया में जब आते थे तो उस पर बहुत नॉर्मल ड्यूटी लगता था, जिसके वजह से वो सस्ता हुआ करता था। तो जितने भी मिलियंस ऑफ आर्टिशियन और क्राफ्टमैन थे उनकी जॉब छूट गई और उनके पास कोई अल्टरनेटिव सोर्स नहीं था पैसा कमाने का, और वो फॉरेन रूल से एकदम परेशान हो चुके थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी। इसको सही कर लीजिएगा, पॉइंट नंबर 3 इसका सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट, द ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट अंडर द ब्रिटिश causes due to 1857 revolt। The Indian weaver and the craftsman could not compete with the machine-made goods of the British. Thousands of weavers, craftsmen were employed, and the demand of the Indian textile was reduced, and the handloom industry was badly affected. The company used the policy of influence to buy the finest quality cotton from the India। अब यहाँ पे होने क्या लगा कि भाई इंडियंस जो यूज़ करते थे कोई भी चीज़ बनाने के लिए वो मशीन्स टूल्स तो ज़्यादा इंडिया में था नहीं, तो वो जो भी था हैंडीक्राफ्ट ही यूज़ होता था, हाथ से सब बनता था। तो ब्रिटिशर्स क्या करे, अपने मशीन्स ला के बनाने लगे, तो उससे जो क्वालिटी थी और अच्छी हो गई गुड्स की, और गुड्स की क्वालिटी अच्छी होने के साथ साथ ब्रिटिशर्स ने टैक्स कम कर दिया, ठीक है, अपने गुड्स पे, तो वो सस्ता बिकने लगा। और इंडिया से गुड्स की क्वालिटी अच्छी ब्रिटिश के मुकाबले तो उतनी थी नहीं, क्योंकि वो मशीन से तो बनती नहीं थी, वो हाथ से बनती थी। तो इसीलिए अब लोग जो थे वो इंडियन गुड्स को ख़रीदना नहीं पसंद करते थे, और जिसके वजह से इंडियन टेक्सटाइल का पूरा जो इंडस्ट्री था वो ख़त्म हो गया, बैडली अफेक्टेड हो गया। और इंडिया का जो कॉटन था उसको बहुत अच्छे क्वालिटी का माना जाता था, उसको ये लोग यूज़ करने लगे और अपना बिजनेस बढ़ा लिया। नेक्स्ट है वाई द रिवॉल्ट बिगेन फ्रॉम द मेरठ। मेरठ से क्यों रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ? ड्यू टू यूनिटी ऑफ द इंडियन सोल्जर्स इन मेरठ, मैनी सोल्जर्स ऑफ द मेरठ रिफ्यूज टू टच द कार्टेज, दे वर सेंटेंस टू 10 year imprisonment, they rushed to the jail and release only on their commanders, not their convicts। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ऑल ऑफ द वेब इसका सही आंसर है। रिवॉल्ट मेरठ से इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि जो मेरठ में जितने सोल्जर्स थे उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग राइफ़ल्स को नहीं छुएंगे, क्योंकि राइफ़ल के कार्टेजेस में पिग और काऊ का फैट लगा हुआ है। और ऐसा सुनते ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको 10 साल की सज़ा सुना दी, और ये लोग इतना गुस्सा हुए कि जितने भी इनके लोगों को
मतलब सोल्जर्स को इन 10 साल की सज़ा सुनाने के बाद जो लोगों को बंद कर दिया गया था, उनको ये लोग गए जेल से बाहर निकाल लिए। बाकी जो मुजरिम थे उनको नहीं निकाला गया, खाली जो सोल्जर्स थे जिनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी, किस लिए, जो क्योंकि वो कार्टेज नहीं टच कर रहे थे, ठीक है, तो उनको वहाँ से निकाल लिया। तो यही एक रिवॉल्ट का मतलब मेरठ से ही बहुत रिवॉल्ट जो था सोल्जर्स ने वहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। तो दमदम में क्या हुआ था, हमने जब डिस्कस किया, वहाँ पे भी यही सेम कंडीशन था, लेकिन वहाँ पे सज़ा वज़ा नहीं सुनाई गई थी। वहाँ पे लोगों ने इसका बहिष्कार किया था, कि बाइकआउट किया था कि हम नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था, इन्होंने बहिष्कार किया और इनको सज़ा सुना के जेल में बंद कर दिया गया। और सारे जो लोग बाहर थे जेल के, जो लोग बचे हुए थे सोल्जर्स, वो लोग ने कहा नहीं, अब हम लोग इनके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ काम नहीं करेंगे, और हम वहाँ से अपने लोगों को भी बचा के ले गए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हाउ द रिवॉल्ट ऑफ कानपुर वॉज सप्रेस। अब कानपुर का जो रिवॉल्ट था वो कैसे सप्रेस किया गया, बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी व्यवस्था ख़राब हो चुकी थी, ठीक है। तो कानपुर में उस समय नाना साहेब और तात्या टोपे के लीडरशिप में रिवॉल्ट चल रहा था। तो वहाँ पे बहुत सारे यूरोपियन को मार दिए थे इंडियन सोल्जर्स ने, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा लीडरशिप चल रहा था नाना साहेब और तात्या टोपे का कानपुर में। तो फिर वहाँ पे आए कौन, सर कॉलिन कैंपबेल, ठीक है, ये आए और वहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ी आर्मी लेके आए और बुरी तरीके से इंडियंस को हराया, जिसमें कि जो नाना साहेब थे वो चले गए नेपाल अपनी जान बचा के, और तात्या टोपे कालपी चले गए, ठीक है, और वो जो रिवॉल्ट था वहीं पे ख़त्म हो गया। तो बहुत बड़ी आर्मी लेके आए थे ये कॉलिन कैंपबेल, जिसके वजह से वहाँ का जो रिवॉल्ट था वो एकदम ख़त्म हो गया, मतलब बंद कर हो गया। तो इसका सही आंसर ऑल ऑफ द अबव है। नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद है व्हाट वाज द मेजर आउटकम ऑफ द वॉर ऑफ 1857। क्या मेजर आउटकम था, तो पहला है द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल, द एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल था वो ख़त्म हो गया। दूसरा है द एक्ट ऑफ 1858 वॉज ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू क्राउन, मतलब जो 1858 का जो एक्ट था वो ट्रांसफ़र हो गया, अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं गवर्न करेगी, अब वो क्राउन, ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। उसके बाद इंडिया वॉज नॉट बी गवर्न बाय द नेम ऑफ द मैजेस्टी, नाउ बी गवर्न, मतलब अब यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं, मतलब जो क्राउन था उनके नाम पे ये अब राज किया जाएगा। राज ख़त्म नहीं हुआ था, खाली ईस्ट इंडिया कंपनी का राज ख़त्म हुआ था। अब ब्रिटिशर्स का जो उस समय राजा उस समय क्वीन विक्टोरिया राज कर रही थी, ठीक है, तो उनके हिसाब से अब उनके नाम से राज होने लगा यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी हट गई। नेक्स्ट है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लीड टू सेवरल चेंजेस। क्या चेंजेस आए 1857 के वॉर के बाद, देखते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को बंद कर दिया गया, पहला पॉइंट। इंडियन प्रिंसेस वाज अज्यूम्ड टू बी टेरिटरीज हु वर नेवर एनेक्टेड। अब इंडियन प्रिंसेस जो हुआ कि जो बचे थे इंडियन प्रिंसेस, उनके टेरिटरीज पे कब्जा करना मतलब ब्रिटिशर्स ने छोड़ दिया था। उसके बाद द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर ऑल द टेरिटरीज एंड एग्रीमेंट वुड बी ऑनर्ड। तो जो भी एग्रीमेंट ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में हुआ था, उन सब ट्रीटीज़ को, उन सब एग्रीमेंट को मान्यता दे दी गई, हाँ वो चीज़ें अब एप्लीकेबल रहेंगी। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, एग्रीमेंट तो कर लेती थी लेकिन उसके बाद उस चीज़ को मानती नहीं थी, तो वो सब चीज़ें फिर से लागू कर दी गई। तो ये सब फ़ायदा हुआ था वॉर ऑफ 1857 होने के वजह से। नेक्स्ट है What change was introduced in the administrative setup of the British territories in India? क्या चेंजेस आए? The British released the ratio of the European। देखिए यहाँ पे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या है उसको समझेंगे। चेंजेस अलग अलग है ना, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस है। ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि हम लोग ने कुछ गलती की थी, इसलिए ये रिवॉल्ट हुआ। तो क्या गलती थी और उसको कैसे ब्रिटिश ने सुधारा उसको समझते हैं। तो British realized that the ratio of the European and the Indian sepoys in the army was major factor of revolt होता था। मतलब
पहले क्या हुआ करता था, इंडिया के लोग ज़्यादा हुआ करते थे आर्मी में और ब्रिटिशर्स के लोग कम हुआ करते थे, जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट हुआ। तो ये सब चीज़ें ब्रिटिश को समझ में आया, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अब जो ब्रिटिशर्स आर्मी थी, ब्रिटिशर्स को ज़्यादा रखने का प्लान किया गया और इंडियंस को उस रेशियो में कम रखने का प्लान किया गया। तो द रॉयल इंडियन आर्मी, एक नया आर्मी बनाया गया जिसका नाम था रॉयल इंडियन आर्मी, वॉज क्रिएटेड बाय मर्जिंग द आर्मीज ऑफ द कंपनीज एंड द क्राउन टुगेदर विद द कमांडर इन चीफ। The ratio of the European and Indian army were fixed to 1:2 in Bengal and 2:5 in the बॉम्बे एंड मद्रास। तो रेशियो अपना बढ़ाया इन्होंने, पहले उनका रेशियो बहुत कम था, ठीक है, तो इन्होंने रेशियो 1:2 और 2:5 से बढ़ा दिया। अब आते हैं नेक्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म विद द रेफरेंस ऑफ द ग्रेट अपराइजिंग वॉज The sacrifice of the great Indian leaders during the revolt gave birth to the nationalism movement of India। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि नेशनलिज्म कैसे राइज हुआ। तो 1857 के रिवॉल्ट के बाद सबको समझ में आ गया कि हाँ, इन ब्रिटिशर्स को भी परेशान किया जा सकता है, इनको हटाया जा सकता है। अभी तक तो ये लोग केवल हमारे ऊपर राज कर रहे थे, लेकिन अब लोगों के अंदर नेशनलिज्म जाग गया कि हाँ, इनको हम हटा सकते हैं। और नाना साहेब लक्ष्मीबाई बहादुर शाह एकदम नेशनल सेलिब्रिटीज़ बन गए, लोगों के आइडियल बन गए कि हाँ, इन्होंने देखिए अपना कितना कंट्रीब्यूट किया और ब्रिटिशर्स की हालत ख़राब कर दी। और नेक्स्ट, द रिवॉल्ट सून बिकम द चैलेंज फॉर द माइटी ब्रिटिश एम्पायर एंड द मेमोरी ऑफ इट कॉजेज द ग्रेट डैमेज टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द रिवॉल्ट इटसेल्फ। तो इसके वजह से और भी नए नए लोग सामने आए और उन लोग ने भी कोशिश किया किसी तरीके से ब्रिटिशर्स को हटाने का, ठीक है। तो ये भी एक रिवॉल्ट का पॉजिटिव साइन था कि लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म आ गया और लोग समझ गए कि हाँ, हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। नेक्स्ट है रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ 1857। देखिए, फेलियर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ब्रिटिशर्स गए तो नहीं थे ना, तो लेकिन फिर भी हम लोग ने परेशान तो किया उनको, तो फेलियर इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स गए नहीं थे। बाकी सक्सेसफुल तो था रिवॉल्ट परेशान करने में, लेकिन इतना सक्सेसफुल नहीं था कि ब्रिटिशर्स छोड़ के चले गए। अगर ब्रिटिशर्स छोड़ के चले जाते तो आज हम लोग फेलियर ना पढ़ रहे होते, सक्सेस पढ़ते, ठीक है। फेलियर क्या है कि द लीडरशिप जो था रानी लक्ष्मीबाई, टाटिया टोपे और कुंवर रिमेन द कन्फाइंड टू देयर, मतलब इनके जो लीडरशिप थे वो केवल एक ही जगह सीमित होके रह गए, बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया इनका लीडरशिप। पहला प्रॉब्लम ये हुआ। दूसरा प्रॉब्लम हुआ कि बहुत सारे इंडिया के ऐसे राज्य जैसे पंजाब, सिंध, राजस्थान, बंगाल, यहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट में पार्ट नहीं लिया, ठीक है। थर्ड क्या था, मैनी इंडियन रूलर्स लाइक सिंधिया एंड निज़ाम ऑफ हैदराबाद सपोर्टेड द ब्रिटिश। इन्होंने क्या किया, सिंधिया और निज़ाम के जो लोग थे हैदराबाद के, ये लोग ने सपोर्ट कर दिया ब्रिटिशर्स को। इन लोग ने पार्ट नहीं लिया रिवॉल्ट में अच्छे से। तो ये सब चीज़ें थी जिसके वजह से ब्रिटिशर्स को ये हमारा रिवॉल्ट 1857 पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।